हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है द लेजेंड ऑफ द गुड वुमन। लेजेंड ऑफ द गुड वुमन तीसरी सबसे लंबी पोम है चौसर की कैंटरबरी टेल्स और ट्रॉलिस एंड क्रिसिड के बाद। ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और डेकासिलेबिक कपलेट में है ये, जिसे हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पोम के साथ ही एम्बिक पेंटामीटर इंग्लिश लिटरेचर को मिला। और इसका प्रोलॉग इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और जो प्रोलॉग है वो शुरू होता है कि पोएट जो है वो बुक्स की बहुत तारीफ करता है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें आज तक जो भी सीखा है वो बुक से ही सीखा है। और किसी ने भी स्वर्ग और नर्क को देखा तो नहीं है, लेकिन सबने इसके बारे में बाइबल से पढ़ा और सुना है। पोएट को तो किताबें पढ़ना इतना पसंद है कि वो बाहर भी कहीं जाना पसंद नहीं करता सिवाय स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग के। स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे डेजीज के फूल खिलते हैं और जो चरागाही हैं, मीडोज हैं, वो हरी भरी हो जाती हैं। तो पोएट को बहुत अच्छा लगता है उस सीजन में बाहर जाना। तो लेकिन वो उन सब के बारे में, मीडोज के बारे में, ग्रीनरी के बारे में और नेचर के बारे में कुछ भी लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि इन सब के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है। पोएट बताते हैं कि वो डेजीज को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो बर्ड्स की सिंगिंग सुनते हैं और उनके इमेजिनेशन में आता है कि ये बर्ड्स आखिर क्या गा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बर्ड्स तो जो है वो शिकारियों की शिकायत कर रहे हैं और शिकारियों के से नफरत भरे गीत गा रहे हैं, और कुछ दूसरे बर्ड्स भी हैं जो लव सॉन्ग्स गाते हैं। इतने में डेजीज के बीच में वहाँ पे हरे भरे मैदान में, फील्ड में, जो डेजीज का फील्ड है उनके बीच में पोएट लेटता है। उनके बीच में पोएट लेटता है तो उसे नींद आ जाती है। उसके बाद वो सपना देखता है। सपने में वो देखता है कि एक बहुत बड़ा प्रोसेशन आ रहा है, एक जुलूस आ रहा है एक राजा का, और वो देखता है कि राजा और रानी हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारी लेडीज हैं उनके साथ। जब वो प्रोसेशन पास में आता है तो वो देखता है, अरे ये तो लव गॉड क्यूपिड है और साथ में है उनकी वाइफ एल्सेस्टिस, जो एक सर्वगुण संपन्न पत्नी है, आदर्श पत्नी के सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। तो अब जो चौसर है वो बहुत ही एकदम से घबरा जाता है गॉड्स को देख के। वो देखता है उनके पीछे 19 लेडीज खड़ी हैं जिनकी उसने बड़े महान महान जो किताबें हुई हैं उनके अंदर उन्होंने बहुत तारीफ़ें उनकी सुनी हैं। जो लव गॉड है वो लव गॉड क्यूपिड है और वो पोएट को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत गुस्से में हैं। उनको वो इस बात से नाराज़ हैं कि उन्होंने, जो चौसर ने रोमांस ऑफ द रोज़ और जो पहली जो और पॉम्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने लेडीज़ को एक धोखेबाज के तौर पे दिखाया है या फिर घमंडी दिखाया है, तो उनको इस बात का बहुत ही गुस्सा है और वो चाहते हैं कि इस पोएट को कोई सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन उन पोएट की जो वाइफ है एल्सेस्टिस, वो पोएट की तरफ से उनसे माफ़ी मांगती है। कुछ क्रिटिक्स ये सोचते हैं कि ये जो पोम है द लेजेंड ऑफ द गुड वुमन, ये जानबूझ के चौसर ने लिखी है और इसमें वो सटायर कर रहे हैं, जो चौसर हैं इसमें सटायर कर रहे हैं कि जो क्लासिकल ओरिजिन से लोग स्टोरीज ले लेके उन्हें कैसे भी उनको यूज़ कर लेते हैं, तो इस बात पे व्यंग्य करते हुए नजर आते हैं चौसर। टेनिसन ने भी इस पोम से प्रभावित होकर एक पोम लिखी थी, अ ड्रीम ऑफ द फेयर विमेन। चौसर ने 9 कहानियां इसमें लिखी हैं, लेकिन जो 9वीं कहानी है उसे अधूरा ही छोड़ दिया है। ये पोम एक अनफिनिश्ड पोम है चौसर की। जो कहानियां हैं वो 9 लेडीज के बारे में हैं, जिनमें सबसे पहली तो क्लियोपैट्रा है जो इजिप्ट की रानी थी, थिस्बी है, मीडिया, फिलिस, हिप्सिपाइल, एरियाडनी, लुक्रीशिया, फिलोमेन, हाइपरमेनेस्ट्रा और रानी डाइडो। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है चौसर का और इसका जो प्रोलॉग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर जो बाकी पोम की जो बाकी बॉडी है उसमें उतनी पकड़ मजबूत नहीं है जितनी प्रोलॉग में है।
ये पोम चौसर ने वर्शिप ऑफ डेजी नाम की, एक ड्यूशैम्प नाम के पोएट की पोम है वर्शिप ऑफ डेजी, उससे प्रभावित होकर लिखी है। अब जो आगे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जो लव गॉड क्यूपिड है, उनकी वाइफ पोएट की तरफ से माफ़ी मांगती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वो पोएट पे दया करें और पोएट जो है वो अपनी गलती को सुधारेगा और एक लेजेंड ऑफ गुड विमेन लिखेगा। जो लव गॉड है वो एग्रीज हो जाते हैं। उनकी शर्त है कि सबसे पहली कहानी जो है वो क्लियोपैट्रा की होनी चाहिए। तो पोएट जो है प्रॉमिस कर देता है और जैसे ही वो जागता है वैसे ही वो कहानियाँ लिखने के अपने इस काम में जुट जाता है। अब वो 9 लेजेंड्स लिखता है और 9th लेजेंड के बीच में ही काम को छोड़ देता है। अब ये नहीं पता कि चौसर ने इसे कंप्लीट क्यों नहीं किया, क्या वो बोर हो गए थे इस काम से या फिर उनके दिमाग में कैंटरबरी टेल्स लिखने का कोई प्लान चल रहा था। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो चौसर ने जो सोर्सेज हैं जहाँ से स्टोरीज ली हैं वो हैं वर्जिल के एनियाड से ली हैं, विंसेंट गाइडो डेल कोलोन्स के हिस्टोरिया डिस्ट्रक्शनिस ट्रॉय से ली है, गायस जूलियस हाइजीनियस के फैबुलस से ली हैं और ओविड के मेटामॉर्फोसिस और हेरोड से ली हैं। तो सबसे पहली कहानी जो लेजेंड जो सबसे पहली बताते हैं वो चौसर बताते हैं क्लियोपैट्रा की। क्लियोपैट्रा जो थी वो इजिप्ट की रानी थी। रोम का जो शासक था उसने यहाँ पे एंटनी को भेजा था कि वो इजिप्ट पे चढ़ाई करके और उसे अपने कब्जे में ले ले, लेकिन यहाँ की रानी को देखते ही एंटनी को क्लियोपैट्रा से प्यार हो गया था। एंटनी पहले से ही शादीशुदा था लेकिन फिर भी इस रानी के प्यार के जाल में फंस के वो अपने घर को और अपने होमलैंड को धोखा देने के लिए तैयार हो गया था। उसने यहाँ पे आके क्लियोपैट्रा से शादी कर ली। अब चौसर का पॉइंट ये है कि क्लियोपैट्रा को भी एंटनी से प्यार हो गया था, लेकिन क्लियोपैट्रा ने एंटनी से शादी करने के बाद ही अपने दिल की ये बात उसे बताई और वो उसके साथ एक फेथफुल पत्नी बन के रही। और एंटनी और क्लियोपैट्रा पे जब सीजर ने चढ़ाई की और उसके बाद जब एंटनी को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो एंटनी ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो क्लियोपैट्रा ने काफ़ी विलाप किया और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी कब्र के पास ही एक अपने लिए कब्र खुदवाई, उसके अंदर जहरीले सांपों को छोड़ा और उसके अंदर जाके लेट गई, क्योंकि उसने अपने पति से वादा किया था, उसने अपने आप से वादा किया था कि जो मेरे पति के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। तो उसने अपने पति का जो भी भाग्य था उसे सहन किया और एक आदर्श पत्नी की तरह, एक समर्पित पत्नी की तरह वो मरी थी। तो चौसर जो है वो एक मार्टियर मानते हैं उन्हें। वैसे तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें मार्टियर बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को जो किसी फेथ के लिए मरता है, और ज़्यादातर इसमें वो चेस्ट विमेन आती हैं जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की और शादी करने के बजाय उन्होंने मरने को प्रेफरेंस दी। तो क्लियोपैट्रा को उनके साथ वो इसलिए जोड़ता है कि वो भी अपने पति के प्रति अपने फेथ के लिए उसने अपनी जान ली थी। अब दूसरी लेजेंड जो है वो है लेजेंड ऑफ थिस्बी की। थिस्बे और पिरामस की ये कहानी है। थिस्बे और पिरामस जो है वो साथ साथ सटे हुए 2 घरों में रहते हैं और दोनों घरों में आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। दोनों घरों के लोगों में आपस में दुश्मनी है, लेकिन पिरामस और थिस्बे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों के घरों के साथ एक दीवार जो जोड़ती है दोनों घरों में, उसके बीच में एक दरार है, उसके थ्रू वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दिन वो प्लान बनाते हैं कि वो एक घर के बाहर एक पेड़ के नीचे मिलेंगे। अब जो थिस्बी है वो वेल पहन के, जैसे घूंघट से मुंह ढकते हैं वैसा उसने वेल पहना होता है, तो वो पहन के जाती है। तो वहाँ पे वो एक पहले पहुँच जाती है तो वहाँ एक शेर देखती है वो, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थिस्बी जब भागती है तो उसका वेल पीछे छूट जाता है। तो पिरामस जब आके देखता है तो वो देखता है कि ये वेल तो उसका है, तो उसे लगता है कि ज़रूर उसे शेर खा गया होगा और वो मर गई है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी तलवार से अपने आप को मार लेता है वो। और जब थिस्बी वापस उसी जगह पे वापस आती है पिरामस से मिलने के लिए, तो वो उसको देख के बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी तलवार से वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। इस तरह से दोनों प्रेमी मर जाते हैं। यहाँ पे पिरामस ऐसा प्रेमी दिखाया है जिसने
अपनी लवर के साथ ही अपनी जान दी, अपने प्यार के लिए जिसने जान दी। यहाँ पे ये धोखेबाज लवर्स में नहीं आता है। अब नेक्स्ट जो लेजेंड है वो है रानी डाइडो की। रानी डाइडो जो है वो बहुत ही बहादुर रानी थी, और ये जो कहानी है इसका एटमॉस्फेयर ट्रॉय और एथेंस की लड़ाइयों के बीच का है, जब ट्रॉय बिल्कुल बर्बाद हो गया और उसके बाद एनियास वहाँ से चला गया और उसने एमलेसली सेल्स किया समुद्र पे। उसका जो जहाज था वो तैर रहा था और वो एक आइलैंड पे पहुंचता है। वहाँ पे उसको एक हंट्रेस रानी मिलती है, ये यहाँ की रानी डाइडो है, और एनियास उसको बताता है कि कैसे कैसे उसका सारा शहर बर्बाद हो गया, ट्रॉय बर्बाद हो गया। जो रानी उसकी बहादुरी से और उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है और वो डिसीजन लेती है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। वो रानी जो होती है वो अपनी बहन को बताती है कि उसे एनियास से प्यार हो गया है और वो उससे ही शादी करेगी। तो एक दिन एनियास और रानी डाइडो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में गुफा में वो रात को रुकते हैं। वहाँ पे वो लव मेकिंग करते हैं और जो एनियास होता है वो उससे वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन अगले दिन जो एनियास है वो रानी डाइडो को बताता है कि उसने अपना विचार बदल लिया है, क्योंकि उसने सपने में अपने पिता के भूत को देखा है, जिसने उससे बताया कि उसे अब इटली को जाके उसे जीतना है इटली को। तो उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो आगे उसे करने हैं एक योद्धा के तौर पे, तो उससे शादी नहीं कर सकता और उसे जाना ही होगा। तो डाइडो बोलती है कि या तो तुम यहाँ रहो या मुझे अपने साथ ले चलो। तो जो एनियास है वो मना कर देता है और चला जाता है वहाँ से रानी डाइडो को छोड़ के। और जब रानी डाइडो जो है वो एक पवित्र अग्नि जलाती है और उसके अंदर कूद के अपनी जान दे देती है। और जाने से पहले वो लेटर में लिख के जाती है कि जो एनियास है उसने उसे धोखा दिया है और उसके साथ अच्छा नहीं किया, ये उसे छोड़ के चला गया, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो यहाँ पे ये थी लेजेंड ऑफ डाइडो। अब जो नेक्स्ट लेजेंड है वो है लेजेंड ऑफ हिप्सिपाइल। लेजेंड ऑफ हिप्सिपाइल और लेजेंड ऑफ मीडिया दोनों के ही लवर का नाम जैसन था, और जैसन ने दोनों को ही धोखा दिया था, दोनों को ही छोड़ के वो चला गया था। हिप्सिपाइल जो है वो है कि जैसन जो है वो एक राजकुमार है और वो एक राजा के भाई का बेटा है। तो राजा को लगता है कि कहीं जैसन में इतनी सारी क्वालिटीज़ है, लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, कहीं ये मुझसे मेरा क्राउन ना छीन ले, इसलिए वो उसे गोल्डन फ्लीस लेने के लिए कहीं भेज देता है। तो ये इसके साथ हरक्यूल्स भी है और एक आइलैंड पे जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें एक प्रिंसेस मिलती है, उस प्रिंसेस का नाम है हिप्सिपाइल। वो बहुत खूबसूरत है और जो हिप्सिपाइल है वो सबसे पहले हरक्यूल से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन हरक्यूल और जैसन दोनों ने प्लान बनाया है कि इस रानी को बातों में फंसा के और इससे जो है ना हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो हरक्यूल्स उसे बोलता है कि मेरे से ज़्यादा तो मेरा जो फ्रेंड है ना जैसन, वो ज़्यादा अच्छा बहादुर है, वो ज़्यादा बढ़िया राजकुमार है, और उसकी क्वालिटीज़ मीन्स उसको इतना गिनाता है कि वो जो हिप्सिपाइल है अब जैसन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और जैसन जो है वो हिप्सिपाइल से शादी कर लेता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये उनका सारा खजाना लेके चले जाते हैं, वहाँ से उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद जैसन जो है आगे बढ़ता है, मीन्स जैसन जो है वो हिप्सिपाइल और दोनों बच्चों को छोड़ के चला जाता है, और जो हिप्सिपाइल है वो इस दुख में अपनी जान दे देती है। अब जैसन का जो सेकंड लव अफेयर है वो मीडिया के साथ होता है। जैसन आगे बढ़ता है तो कोलकोस नाम की एक जगह पे जाता है जहाँ उसे पता है कि गोल्डन फ्लीस है। गोल्डन फ्लीस की रक्षा एक ड्रैगन और 2 बुल्स कर रहे हैं जिनके मुंह से आग निकलती है। तो वहाँ पे जे जाता है तो वहाँ का जो राजा है वो जैसन की बहादुरी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और वो उनकी बेटी जो मीडिया है
उसे बताती है कि गोल्डन फ्लीस कहाँ और कैसे ली जा सकती है। वो गोल्डन फ्लीस लेके मीडिया को भी साथ लेके और उसके पिता को बिना बताए वहां से चला जाता है और एक आइलैंड पे जाता है और वहां पे जाके मीडिया को वो छोड़ देता है जब तक इनके 2 बच्चे भी हो चुके होते हैं। और वो वहां पे जाके मीडिया को वहीं छोड़ के और फिर चला जाता है, फिर एक और शादी कर लेता है जाके। तो इस तरीके से मीडिया जो है उससे भी धोखा मिलता है प्यार में। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है वो है लुक्रीज की। लुक्रीज जो है वो एक योद्धा की वाइफ है और योद्धा का नाम कोलैटिन है और वो एक टार्क्विन नाम का एक रोम का राजा है। उसके साथ वो जो कोलैटिन है वो काम करता है। तो कोलैटिन बताता है टार्क्विन को कि मेरी जो वाइफ है वो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। टार्क्विन कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता। तो वो चुपके से उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो लुक्रीशिया है वो रो रही होती है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसका पति कहाँ होगा, कैसा होगा। और वह जैसे ही कोलैटिन उसके सामने आता है तो वो उससे मिलती है और बहुत खुश होती है उसको देख के। और जब टार्क्विन उन दोनों को मिलते हुए देखता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है और वो बहुत इम्प्रेस होता है उसकी वाइफ की फेथफुलनेस से और उसके प्यार से बहुत खुश होता है वो। लेकिन जब लुक्रेशिया की तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और उसके दिल में एक इच्छा आती है कि ये तो ऐसी वाइफ तो मेरी होनी चाहिए। लेकिन वो उसके पति जब कहीं गया हुआ होता है तो वो चुपके से लुक्रेशिया के रूम में आता है और उसको ज़बरदस्ती जो है उसके साथ रिलेशन बनाता है, उसको धमकी देता है। और जो लुक्रेशिया है वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है। और जब वो टार्क्विन चला जाता है उसके बाद वो अपने पति और जो महल के दूसरे लोग होते हैं और जो भी उसकी मेड्स होती हैं उन सबको बुलाती है और उसको बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ जो है बहुत ही गलत किया है राजा टार्क्विन ने। और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। तो ये बड़ी दुख भरी कहानी थी और इसमें ये बताया गया है कि उस ज़माने में जो राजा लोग हुआ करते थे वो पूरा हक उनको होता था जनता पे और एक तरह का पैट्रियार्कल कंट्रोल होता था पूरा कि राजा कुछ भी कर सकता है। तो जनता उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो और महिलाओं की तो खैर कोई औकात ही नहीं थी। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है लेजेंड ऑफ लुक्रिस में कि इसमें लुक्रिस का कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन वो एक पुरुष समाज के जो कल्चर था, राजा का जो कलर, एक पुरुष राजा का एक टायरेंट कल्चर का शिकार हुई थी वो। लेजेंड ऑफ एरियाडने भी एक अलग कहानी बताती है एक राजकुमारी की। ये कहानी शुरू होती है कि एक राजा था मिनोस। अब ये जो राजा मिनोस है इसकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है एरियाडनी और दूसरी का नाम है फेडरा। तो अब राजा मिनोस जो है वो उसने तहखाने में बहुत गहराई में एक मॉन्स्टर को रखा हुआ है। माइनोटॉर उस राक्षस का नाम है। तो हर 3 साल में लोगों को एक यंग आदमी को भेजना पड़ता है उस राक्षस के खाने के लिए। तो एक बार ये जो बारी है वो आती है एथेंस के राजा के बेटे थीसियस पे। ये थीसियस जो है वो जाता है। अब जो राजा की जो बेटियां हैं एरियाडनी और फेडरा, इनको उस पर दया आ जाती है तो उसे तरीका बताते हैं कि वो किस तरीके से मिनाटोर को हरा सकता है। और वो बता देते हैं उसे। तो वो मिनाटोर को हराता है और उसके बाद वो एरियाडनी को बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो है वो मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा। पर वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड बन के रहो। लेकिन वो जो है एरियाडने को छोड़ के और उसकी बहन के साथ भाग जाता है। तो एरियाडने जो है वो एक बहुत दुखी होती है और वो घर भी वापस नहीं जाती क्योंकि वो कहीं और किसी और आइलैंड पे उसे छोड़ के गया होता है। तो एक गॉडेस होती है, एक देवी को उस पर दया आ जाती है और वो एरियाडनी को तारों के समूह में चेंज कर देती है, मीन्स कॉन्स्टेलेशन में चेंज कर देती है। उसके बाद अब जो लेजेंड है वो है लेजेंड ऑफ फिलोमेला।
लेजेंड ऑफ फिलोमिला है, यहाँ पे एक टायरेंट है टेरियस। टेरियस जो है उसकी वाइफ है प्रोगने, तो वो अपनी प्रोगने वाइफ को लेके आ रहा होता है। तो जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि मुझे मेरी बहन की याद आ रही है फिलोमिला की। तो टेरियस बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को ले आऊँगा। तो फिलोमिला को जब वो लेके आ रहा होता है, वो उसकी ब्यूटी को देख के और अपना विचार बदल देता है। मीन्स वो एक गलत विचार उसके माइंड में आ जाते हैं, तो वो उसको फिलोमिला को एक केव में ले जाके बंद कर देता है। ये उसके साथ रेप करता है और उसकी टंग काट रखी होती है उसने, जिससे फिलोमिला कुछ बोल भी नहीं पाती, किसी को बोल के कुछ नहीं बता पाती। और प्रोगने को बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर से जब हम मिले तो वो मर चुकी थी, लेकिन जो फिलोमिला है वो केव में है। अब उसके पास कोई लिखने पढ़ने का कुछ सामान नहीं है, लेकिन उसे कुछ बुनाई करनी आती है, तो वो कपड़े पे वीव करती है वो, और अपनी बहन के पास भेज देती है। बहन जब उस कपड़े को देखती है तो वो समझ जाती है और वो जाके उसको ढूंढ लेती है। फिलोमिला को प्रोगने ढूंढ लेती है और जो दोनों बहनें हैं वो प्लान बनाती हैं। दोनों बहनें मिलती हैं और उसके बाद ये दोनों बहनें टेरियस से बदला लेने के लिए उस टेरियस के बेटे को कत्ल करती हैं और उसका मांस उसे खिला देती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये कहानी एंड होती है कि ये तीनों ही जो हैं वो, उनको भगवान जो हैं वो तीनों को बर्ड्स में चेंज कर देते हैं। जो फिलोमिला है उसे बुलबुल बना देते हैं और उसकी बहन को भी चिड़िया बना देते हैं, और वो जो टेरियस होता है उसे बाज बना देते हैं। अब लेजेंड ऑफ फिलिस है। लेजेंड ऑफ फिलिस में जो फिलिस है उसका, अब यहाँ पे जो थीसियस नाम का राजा है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, थीसियस नाम का एक राजा है, उसका बेटा है डेमोफोन। और जैसे थीसियस छोड़ के आ गया था अपनी लवर को, वैसे ही डेमोफोन में भी वैसी ही कमियां हैं। और डेमोफोन एक बार जब क्या है, जब ट्रॉय बिल्कुल बर्बाद हो गया तो डेमोफोन अपना समुद्र के रास्ते से जा रहा था, अपने एथेंस में जा रहा था अपने महल में। तो वो काफ़ी तूफान आ जाता है, तो वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पे रूल करती है एक रानी जिसका नाम है फिलिस। अब डेमोफोन और उसके आदमी उससे हेल्प मांगते हैं, तो ये जो रानी है उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो डेमोफोन है वो रानी को बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन वो कहता है कि अब मुझे शादी की तैयारी के लिए घर जाना है, मैं एक महीने में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आता और कहते हैं कि फिलिस, कुछ लोग कहते हैं फिलिस ने उसके धोखे की वजह से अपने आप को ख़त्म कर लिया, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा, उसके अंदर उसने डेमोफोन की डिसऑनेस्टी का जिक्र किया, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये थी लेजेंड फिलिस की। उसके बाद हाइपरमनेस्ट्रा की कहानी है। ये एक बाप बेटे की कहानी है, और जिसमें लाइनो और एजिस्टे नाम के दो भाई हैं। और जो एजिस्टे है वो एक वोमेनाइजर है और उसने बहुत सारी औरतों से संबंध बनाए हैं और उसके बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन जो हाइपरमनेस्ट्रा है वो इसकी एक लीगल वाइफ की बेटी है, सबसे छोटी बेटी है, और उसकी शादी वो अपने ही भाई लाइनो से कर देता है। और एक दिन एजिस्टे को सपना आता है कि उसका भाई लाइनो ही उसको कत्ल करेगा, तो वो अपनी बेटी हाइपरमनेस्ट्रा को बोलता है कि तुम लाइनो को कत्ल कर दो। तो हाइपरमनेस्ट्रा बोलती है कि ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन वो अपने पति का कत्ल नहीं कर पाती। तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। यहाँ पे वो जो लाइनो है उसको हाइपरमनेस्ट्रा कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो वो भाग जाता है, और हाइपरमनेस्ट्रा को जो उसी के फादर एजिस्टे वो उसे प्रिजन में बंद कर देते हैं। यहाँ पे उस समय की पैट्रियार्कल सोसाइटी को दिखाया है कि किस तरह से विमेन जो थी वो पूरी तरह से अपने पिता के कंट्रोल में होती थी पूरी। तो ये थी चौसर की कहानी, और कहते हैं कि उस समय पे ये लेजेंड ऑफ गुड विमेन बहुत ही फेमस हुई थी। और जो रानी एन थी उस समय पे काफ़ी फेमिनिज्म पे जोर था, और रानी को खुश करने के लिए उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। और कुछ ये कहते हैं कि जो एल्सेस्टे है उसे जो रिचर्ड II की माँ जॉन आर्क के रूप में दिखाया गया है।
तो कुछ भी हो, यहाँ पे एक तरह से चौसर ने जो विमेन को काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो विमेन होती हैं वो फेथफुल होती हैं, और उनको जो धोखा है वो आदमियों के द्वारा ही दिया जाता है, जेंट्स के द्वारा ही, उन्हें जेंट्स लवर के द्वारा ही धोखा दिया जाता है। तो ऐसा बताने की कोशिश किया, और कुछ ऐसा भी बताने की कोशिश किया चौसर ने, हिस्ट्री से जो भी स्टोरीज ली जाती हैं उसको हिस्टोरियंस जो है वो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री की स्टोरीज को जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उस तरह से ही लोग उन्हें मान लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।